हेलो दोस्तों, आज हम करते हैं एविडेंस एक्ट का पार्ट थर्ड। हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कर चुके हैं। अब हम करते हैं पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड बताता है साक्ष्य का पेश किया जाना और उनका प्रभाव। तो ये बताता है हमारा पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड में सेक्शन है 101 से 167 तक। अब हम इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन देखते हैं। इसमें आ जाता है चैप्टर हमारा 7। चैप्टर 7 बताता है सबूत के भार के विषय में। ये बताता है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। अब इसमें हम देखते हैं 101 बताता है सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। ये कहता है जो कोई न्यायालय से यह चाहता है, कोई व्यक्ति है जो न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वह प्रख्यान करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। तो ये 101 कह रहा है कि कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति ये चाहता है कि जो वो कह रहा है उसी को न्यायालय मानकर उस पर निर्णय दे। तो वो जो बात वो कह रहा है वो सत्य है, उसका क्या करे, उसके उसके वो साक्ष्य दे, उसका एविडेंस दे कि वह सत्य है, उसका अस्तित्व को अस्तित्व के बारे में बताए कि हाँ ये सही है, तभी तो न्यायालय निर्णय देगा। तो ये बता रहा है हमारा 101। तो 101 कह रहा है कोई व्यक्ति अगर न्यायालय से कुछ चाहता है कि वो बता रहा है उस पर वो न्यायालय निर्णय दे, तो उसे और जो बात वो कह रहा है उसको साबित करना होगा। तो ये हमारा सेक्शन कहता है 101। इसका हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसमें कहता है, ये कह रहा है ए न्यायालय से चाहता है कि वह बी को उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे जिसके बारे में ये कहता है कि वह बी ने किया है। तो अब ये न्यायालय से चाह रहा है कि बी को न्यायालय दंड दे। तो न्यायालय को ये साबित करना होगा कि बी ने ये अपराध किया है, तभी तो वो क्या दंड देगा न्यायालय। तो ये कह रहा है हमारा 101। अब आ जाता है हम 102 पर। 102 बताता है सबूत का भार किस पर होगा। तो ये बताता है सबूत का भार किस पर होगा। तो ये कह रहा है किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा या दोनों में से किसी की ओर से कोई साक्ष्य न दिया गया हो। तो ये कह रहा है कोई ट्रायल चल रहा है, उसमें अगर एविडेंस की ज़रूरत है तो क्या है, एक पार्टी देती है, फिर उसके खिलाफ दूसरी पार्टी देती है, उसके फिर तीसरी पार्टी देती है। तो ये कह रहा है किस पर होगा। तो ये कह रहा है उस पर होगा, अगर वो उस व्यक्ति पर होगा जो अगर साक्ष्य नहीं देगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो असफल हो जाएगा। यह दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया गया हो तो फिर यहाँ पे उसी व्यक्ति पर सबूत का भार होगा। ये कह रहा है हमारा 101। अब इसका हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो ये कहता है बी पर उस भूमि के लिए ए वाद लाता है। बी पर वाद ला रहा है ए, जो बी के कब्जे में है और जिसके बारे में ए व्याख्यान करता है कि वह बी के पिताजी को बिल द्वारा ए के लिए दी गई है। तो ये कह रहा है, तो ये और व्याख्यान मतलब ये बताता है कि वह जो बी के पिता हैं उन्होंने वो भूमि क्या सी को बिल द्वारा ए के लिए दे दी है। तो ए के लिए वो बिल द्वारा ए को दे दी गई है। तो उसके बारे में वो कह रहा है। तो कह रहा है यदि किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा तो बी इसका हकदार होगा कि वह अपना कब्जा रखे रहे और अतः सबूत का भार ए पर होगा। तो किस पर होगा, ए पर होगा। इस इलस्ट्रेशन को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो ये कह रहा है बी पर उस भूमि के लिए वाद लाता है। ए है, बी के पास एक कब्जे में भूमि है जिस पे ए वाद ला रहा है और ए का ये कहना है कि जो बी उस पर कब्जा किया है, उसकी ये कि ये है जिस भूमि पे, उस भूमि को बी का पिता है वो मुझे दे चुका है। तो अब इसके लिए साक्ष्य कौन देगा, ए देगा। अगर ए नहीं देगा, अगर ए असफल हो जाता है तो बी क्या करेगा, अपने कब्जे में भूमि रखे रहेगा और ए असफल हो जाएगा। तो यहाँ सबूत का भार ए पर है। अब आ जाते हम 103 में। 103 कहता है विशिष्ट तथ्यों के बारे में सबूत का भार। तो ये विशिष्ट तथ्यों के बारे में सबूत के भार के बारे में कह रहा है। तो ये कह रहा है अगर कोई विशिष्ट तथ्य है उनके बारे में सबूत का भार कौन देगा। तो ये कहता है किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह कहता है कि उसे अस्तित्व में विश्वास करे जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित ना हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। तो ये कह रहा है कि सीधा सीधा ये बात है कि कोई विशिष्ट तथ्य
उसके बारे में सबूत हुआ, और उस व्यक्ति पर होगा जो ये कह रहा है कि ये विशिष्ट बात मुझे पता है, तो वो विशिष्ट बात तो उस व्यक्ति को साबित करनी होगी। तो ये कहता है हमारा 103। तो 103 ये कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि न्यायालय किसी विशिष्ट तथ्य पर विश्वास करे तो उसे यह विशिष्ट तथ्य साबित करना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 104 में। तो ये 104 कहता है, साक्ष्य के ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने के बाद, साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए अगर कोई सबूत देना, कोई साक्ष्य है उसे ग्राह्य बनाने के लिए कोई साक्ष्य देना है, तो उसके लिए सबूत के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है, ऐसे तथ्य को साबित करने का बाद जिसका साबित किया जाना है किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने में समर्थ करने के लिए आवश्यकता उस व्यक्ति पर होगा जो वह साक्ष्य देना चाहता है। तो कोई साक्ष्य है, कोई व्यक्ति है, वो साक्ष्य क्या कर रहा है, न्यायालय में देना चाह रहा है, तो उस साक्ष्य के बारे में भी सबूत देना होगा कि ये इसका अस्तित्व है, तभी वो साक्ष्य दे सकेगा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि न्यायालय उसके दिए साक्ष्य को ग्रहण करे तो उसे साक्ष्य साबित करना होगा। ठीक है, जो साक्ष्य दे रहा है उसको उसके अस्तित्व को भी साबित करना होगा। तो ये कहता है हमारा 104। इसमें हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। बी द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को ए साबित करना चाहता है, ए को बी की मृत्यु साबित करनी होगी। ठीक है, ए को क्या करनी होगी, बी की मृत्यु साबित करनी होगी। अब आ जाते हैं हम 105। तो 105 कहता है, यह साबित करने के बाद कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। तो कह रहा है, यह साबित करने के बाद कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है, जो आईपीसी के सेक्शन 76 से 106 तक दे रखे हैं। तो अगर उनके अंतर्गत आता है तो ये कौन साबित करेगा कि जो तुम्हारा मैटर है, जो मामला है, वो अपवादों के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा अभियुक्त को साबित करना होगा, क्योंकि बचाव किसे मिलेगा, अभियुक्त को मिलेगा। तो अभियुक्त को साबित करना होगा कि जो उसका मामला है वो अपवादों के अंतर्गत आता है। ये हमारा बताता है 105। तो 105 कहता है, यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसका मामला आईपीसी के जो सेक्शन है 76 से 106 के अंतर्गत माना जाए, तो उसे क्या करना होगा, उसे साबित करना होगा कि उसका जो 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 केस है वो अपवादों के अंतर्गत आता है। और ये किसे साबित करना होगा, ये अभियुक्त को साबित करना होगा, तभी वो बचाव ले सकता है। अब इसमें हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो ये कह रहा, हत्या का अभियुक्त ये अभिकथित करता है कि वह चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रगति नहीं जानता था। सबूत का भार किस पर है, ए पर है। तो ए है, अगर उसके खिलाफ कोई केस हुआ है और उसने हत्या कर दी है। अब ए ये कह रहा है कि जिस टाइम मैंने हत्या की थी उस टाइम में चित्र विकृत था, तो ये अब चित्र विकृत था, इस वजह से मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसे किससे साबित करना होगा, उस टाइम वो चित्र विकृत था, तो ये ए को साबित करना होगा। अब आ जाते हैं 106 में। 106 कहता है, विशेष ज्ञात तथ्यों को साबित करने का भार, जो विशेष ज्ञात हैं कोई तथ्य उनको साबित करने का भार। तो ये कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष तथ्य को जानता है तो उसे साबित करने का भार उसी पर होगा जो विशेष तथ्य के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब जैसे बी पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था। तो किस पर है, बी पर है ये सबूत का भार। अब आ जाते हैं 107। ये बताता है, उस व्यक्ति के मृत्यु साबित करने के बाद जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। तो अब यहाँ पर मृत्यु के बारे में बता रहा है। तो अगर कह रहा है कोई व्यक्ति है जिसकी 30 वर्ष से उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने के बाद जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है, अब मतलब उसे ये लगता है कि 30 वर्ष के अंदर उसे जीवित देखा है, और उसकी मृत्यु साबित करनी है। तो कह रहा है, उस व्यक्ति पर होगा जो यह कहता है कि वह मर गया है। तो अब कौन करेगा इसे साबित, वो करेगा जो ये कह रहा है वो मर गया है। तो 107 में ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो 30 वर्ष के अंदर जीवित देखा था किसी ने, अब उसे पता नहीं है वो मर गया है या नहीं मर गया। तो अब कोई व्यक्ति है वो ये कह रहा है नहीं वो मर गया है, तो जो ये कह रहा है कि वो मर गया है तो उसे ही साबित करना होगा कि वो मर गया है। इसे कहते हैं हम जीवन की उपधारणा। अब आ जाते हैं हम 108। 108 होती है, इसे कहते हैं मृत्यु की उपधारणा। तो ये कहता है, यह साबित करने के बाद कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं है जीवित है। अब यहाँ ये बताते हैं हम मृत्यु की उपधारणा। तो ये कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति है जो 7 साल से किसी ने देखा, उसके घर वालों ने, रिलेटिव ने
माँ बाप ने, किसी ने भी नहीं देखा, जो उसके नियर रिलेटिव है उन्होंने भी नहीं देखा, ठीक है। तो अब उसको कोई व्यक्ति कहता है नहीं नहीं वो जीवित है, ठीक है। तो ये कहता है, तो उसके बारे में जो ये कहता है कि वो जीवित है, तो ये साबित करने का भार किस पर होगा, जो ये कह रहा है कि वह जीवित है। तो ये कह रहा है 7 वर्ष से ना सुने गए व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो यह कहता है कि वह जीवित है। तो इसे हम कहते हैं मृत्यु की उदाहरण 108। अब आ जाता है हमारा 109। 109 कहता है भू भागीदारों, भूस्वामी और अविधारी मालिकों और अभिकर्ता के मामलों में सबूत के बाद। तो ये कह रहा है कोई भूधारी भागीदार है, मतलब पार्टनरशिप के बारे में, भूस्वामी कोई ओनर है, अविधारी मतलब कोई किराएदार है, मालिक और अभिकर्ता कोई मालिक है, ठीक है, ओनर है, और कोई एजेंट है, उसके बारे में सबूत के बाद। तो कह रहा है जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति भागीदार, भूस्वामी, अविधारी या मालिक, अभिकर्ता यह दर्शित कर दिया गया है कि वे इस रूप में कार्य करते रहे हैं, मतलब पहले इनके बीच क्या था, ये वाले रिलेशन थे जो ये बता रहा है, तब यह साबित करने के बाद कि क्रमशः इन संबंधों में परस्पर स्थिति है वो चेंज हो गई है। तो कौन जो ये कहेगा कि चेंज हो गई है ये परिस्थिति, तो वही साबित करेगा कि हाँ अब ये जो मालिक है वो मालिक नहीं रहा, और जो एजेंट है वो एजेंट नहीं रहा। तो ये कौन साबित करेगा, जो ये कह रहा है कि नहीं नहीं अब वो ये परिस्थितियाँ चेंज हो गई हैं, तो वो वही व्यक्ति साबित करेगा जो ये कह रहा है। ये हमारा कहता है 109। अब आ जाता है आगे। अब ये कहता है स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। तो स्वामित्व के बारे में सबूत के बारे में भार कहता है, ये कहता है जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया, तब यह साबित करने के बाद कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर होगा जो प्रतिज्ञा करता है कि वो स्वामी नहीं है। कोई व्यक्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, उस पर एक व्यक्ति का कब्जा है, अब दूसरा व्यक्ति ये कहता है नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, तो ये कह रहा है, जो ये कह रहा है कि नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, तो उसे ही साबित करना होगा कि वो प्रॉपर्टी का वो स्वामी नहीं है। ये हमारा कहता है 110। और 110 कहता है किसी वस्तु पर कब्जे की दशा में स्वामित्व के बारे में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो ये कहता है कि वह स्वामी नहीं है। अब आ जाते हम इस 111 पर। ये कहता है उन व्यवहारों से सद्भाव का साबित किया जाना जिसमें जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। अब यहाँ विश्वास वाला, सक्रिय विश्वास वाला, समव्यवहार वाला मैटर आ गया। तो ये कह रहा है उन समव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना, कोई समव्यवहार है उसमें सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। तो ये कह रहा है जहाँ की उन पक्षकारों के बीच के समव्यवहार के सद्भाव के बारे में प्रश्न है जिनमें से एक दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में, वहाँ उस सद्भाव के समव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में। तो ये कह रहा है 111 विश्वास वाले संबंधों में सद्भाव साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो विश्वास की स्थिति में होता है, जिसे ये लगता है कि मैंने उस पर विश्वास किया और इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो अब कौन इसे साबित करेगा, वो व्यक्ति जो विश्वास की स्थिति में है। जैसे पिता पुत्र का संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध है, वकील क्लाइंट का संबंध है, ये क्या है, विश्वास वाले संबंध है। अब जी 111 ए बताता है, 111 कहता है कुछ अपवादों के बारे में उपधारणा। 111 ये बताता है कुछ अपवादों के बारे में, उपधारणा के बारे में बताता है। तो कहता है जहाँ कोई व्यक्ति उपधारा 2 में अंतर्विष किसी अपराध के, जैसे कोई आईपीसी के सेक्शन 121, 121 ए, 122 या 123 या आईपीसी के सेक्शन 122, 123 के अधीन अपराध का प्रयत्न, ऐसा कोई अपराध किया जाए तो न्यायालय माने कि अभियुक्त व्यक्ति से ऐसा अपराध किया है जब तक कि उसे विपरीत साक्ष्य ना दे दिया जाए। ठीक है, कहीं दंगा वंगा हो रहा है, ठीक है, कोई आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ अगर कोई मिलता है तो न्यायालय ये मानेगा, जब तक उसके विपरीत साक्ष्य नहीं दे दिए जाएंगे तब तक न्यायालय वो मानेगा। अगर तुम वहाँ थे तो क्या कर रहे थे, तो आप भी वहाँ क्या कर रहे थे, आतंकवाद फैला रहे थे, तो ये उपधारणा करेगा जब तक उसके विपरीत साक्ष्य नहीं दे दिया जाएगा। अब आ जाते हैं हम 112 वेरी इम्पोर्टेंट सेक्शन। ये कहता है 112 विवाहित स्त्री के दौरान में जन्म होना धर्मजता का निश्चयक सबूत है। अभी ये कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं जिनमें कोई विवाहित संबंध है, तो फिर ये माना जाएगा जो इनकी जो संतान होगी वो धर्मज होगी, ठीक है, वैलिड होगी।
तो ये कह रहा है यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और उसके पुरुष के बीच विद्यमान विवाह के कायम रहते हुआ या उसका विघटन होने के उपरांत माता के विवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ है। इस बात का निश्चय सबूत होगा कि वह पुरुष का धर्मज पुत्र है, जब तक कि यह दर्शित न कर दिया जाए कि विवाह के पक्षकारों में परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी कि जब उसका गर्भधान किया जा सकता था। तो ये सेक्शन ये कह रहा है यदि वैध विवाह के दौरान या विवाह विघटन की माता के अविवाहित रहते हुए मतलब तलाक तो हो गया है, तलाक के अविवाहित है, ठीक है, तलाक लेने के बाद 280 दिन के भीतर किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये माना जाएगा कि ये जो बच्चा है उस पुरुष का धर्मज बच्चा है, ठीक है। ये धर्मजता का निश्चायक सबूत होता है जब तक कि यह नहीं साबित कर दिया जाता कि बच्चे के गर्भधान के समय पक्षकारों के बीच आपसी पहुंच नहीं थी। अब आ जाते हम 113 में। 113 कह रहा है राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण का सबूत। ये कह रहा है राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण का सबूत। तो ये कहता है शासकीय राजपत्र में यह अधिसूचना कि ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का कोई भाग किसी भारतीय राज्य राजा या शासक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के भाग 3 के प्रारंभ से पूर्व अधिकृत किया गया है। इस बात का निश्चय सबूत होगा कि ऐसे राज्य क्षेत्र का ऐसी अधिसूचना में वर्णित तारीख से विद्यमान अधिग्रहण हुआ है। तो अब 113 क्या कह रहा है? ये कह रहा है किसी राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण के बारे में राज्य की गजट की अधिसूचना निश्चय सबूत है। अब कोई क्षेत्र है उसके में जो कोई क्षेत्र है भारतीय राज्य कोई क्षेत्र है, अगर उसके बारे में राजकीय गजट की अधिसूचना में कोई बताया गया है कि ये यहाँ होगा, ये क्षेत्र इस नाम से जाना जाएगा, या कुछ भी बताया गया है तो वो निश्चय सबूत होगा। ये बताता है 113। अब 113 ये बताता है किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में अवधारणा 113 ए। तो ये कहता है विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के बारे में बताता है। ये कहता है अब ये इसमें ये कह रहा है विवाहित कोई स्त्री है जिसने विवाह कर लिया, तो कह रहा है विवाह से 7 वर्ष के अंदर आत्महत्या कर लेती है कोई स्त्री तो ये माना जाएगा कि पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता की गई है और न्यायालय ये उपधारणा कर सके कि आत्महत्या दुष्प्रेरित द्वारा की गई है, मतलब उसे दुष्प्रेरित ही किया गया था, इसके लिए उसने आत्महत्या की है। ये हम मानेंगे 113 ए में। अगर कोई लेडीज है तो अगर वो शादी के 7 साल के अंदर अगर आत्महत्या कर लेती है तो फिर ये माना जाएगा कि उसके प्रति क्रूरता हुई है और उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा की गई है और न्यायालय ये उपधारणा कर सके कि आत्महत्या दुष्प्रेरित थी। अब आ जाते हैं हम 113 बी दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। तो ये कह रहा है जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु के कुछ दिन पूर्व दहेज की मांग की गई थी। अगर कोई व्यक्ति है कोई लेडीज है उसकी डेथ हो गई है और पता चलता है कि इसकी डेथ से पहले कुछ दिन पहले इसकी दहेज की मांग की जाती रही है तो फिर न्यायालय ये मानेगा कि उसके प्रति उसके साथ क्रूरता की थी या उसके तंग किया था तो न्यायालय उपधारणा की कि उसे दहेज मृत्यु की गई है। ये माना जाएगा हमारा 113 बी। 113 भी क्या कहता है? 113 भी दहेज मृत्यु के बारे में बताता है और ये कहता है मृत्यु से पहले दहेज की मांग स्त्री के साथ क्रूरता करना, जलाया या अन्य तरीके से उसे मारना न्यायालय दहेज मृत्यु की उपधारणा करेगा। न्यायालय ये कहेगा कि हाँ ये मृत्यु हुई है तो ये दहेज मृत्यु में आएगी। अब आ जाते हैं 114 बताता है न्यायालय किन्हीं तथ्यों का आश्रित उपधारित कर सकेगा। अब ये कह रहा है न्यायालय क्या कहते हैं कोई जैसे कोई फैक्ट उसे मिल जाते हैं तो उससे उपधारणा कर सकेगा कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो ये बताता है हमारा 114 कह रहा है न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का आश्रित उपधारित कर सकेगा जिसका विघटन होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाएं, मानवीय आचरण, लोक प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए असंभवतः करता है। तो ये कहता है हमारा 1 मिनट।